चकाचौंध से दूर पहाड़ों की गोद में बसा था कौसानी का एक छोटा सा हिस्सा, जिसे स्थानीय लोग काला पानी कहते थे। समीर, जो एक पेशेवर खोजी पत्रकार था, हमेशा ऐसी कहानियों की तलाश में रहता था जिन्हें लोग काल्पनिक मानकर छोड़ देते थे। उसके साथ उसका छोटा भाई राघव और कैमरा पर्सन स्नेहा भी थे। भैया, यहाँ का रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं है? राघव ने खिड़की से बाहर झांकते हुए पूछा। सड़कों के दोनों तरफ चीड़ के ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई लंबी परछाइयां उन्हें देख रही हों। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना सुनसान रास्ता, उतनी ही गहरी कहानी राघव। तभी उनकी गाड़ी के सामने अचानक एक बूढ़ा आदमी आ गया। समीर ने जोर से ब्रेक मारा। गाड़ी रुकते ही वो बूढ़ा आदमी बोनट के पास आया। उसकी आंखें सफेद थीं और चेहरे पर झुर्रियों का जाल था। उसने कांपती हुई उंगली से गांव की दिशा में इशारा किया और बस एक शब्द कहा, लौट जाओ, वो भूखी है। इससे पहले कि समीर कुछ पूछ पाता, वो बूढ़ा घनी धुंध में ओझल हो गया। भाग दो, सन्नाटे की दस्तक। शाम के 6:30 बज रहे थे जब वे गांव की एकमात्र सराय इन पहुंचे। सराय का मालिक करीम चाचा एक डरा हुआ इंसान लग रहा था। उसने उन्हें कमरा तो दे दिया, लेकिन एक सख्त हिदायत दी, रात को अगर कोई खिड़की खटखटाए या किसी के रोने की आवाज आए तो बाहर मत देखना, यहाँ की हवाएं आवाजें चुराती हैं। रात के करीब 2 बजे स्नेहा की नींद खुली। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। उसने अपनी टॉर्च जलाई तो देखा वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने टॉर्च फर्श पर घुमाई, उसने देखा कि कमरे की दीवार से सटकर गीले पैरों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसकी बेड की तरफ आ रहे थे। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही फंस गई। तभी उसे अपने कान के पीछे एक ठंडी सांस महसूस हुई। एक सड़ी हुई गंध कमरे में फैल गई, जैसे कोई मांस कई दिनों से सड़ रहा हो। भाग 3, पुरानी हवेली का रहस्य। अगली सुबह समीर ने फैसला किया कि वे उस पुरानी हवेली की तरफ जाएंगे, जिसके बारे में गांव में मशहूर था कि वहां की रानी ने अपनी दासी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। जैसे ही वे हवेली की दहलीज पर पहुंचे, चारों तरफ का तापमान अचानक गिर गया। स्नेहा ने अपना कैमरा चालू किया। कैमरे के व्यू फाइंडर में उसे कुछ ऐसा दिखा जो नंगी आंखों से नहीं दिख रहा था। हवेली के आंगन में दर्जनों लोग उल्टे लटके हुए थे। उनके शरीर से खून टपक रहा था, लेकिन हकीकत में वहां सिर्फ खाली पेड़ थे। समीर, कैमरा देखो, स्नेहा चिल्लाई। समीर ने कैमरे में झांका तो उसकी रूह कांप गई। उन लटके हुए शरीरों के बीच एक चेहरा समीर का भी था। भाग 4, मौत का खेल। अचानक हवेली के भारी दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। राघव चिल्लाया, भैया बाहर निकलो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हवेली के अंदर का भूगोल बदल रहा था। जो गलियारा सीधा था, वो अब अंतहीन मोड़ों में बदल गया था। उन्हें एक कमरे से मधुर संगीत सुनाई दिया। वहां एक पुरानी ग्रामोफोन बज रही थी। कमरे के बीचों बीच एक औरत बैठी थी, जिसका पीठ उनकी तरफ थी। उसके लंबे काले बाल जमीन पर रेंग रहे थे। एक्सक्यूज मी, समीर ने हिम्मत जुटाकर कहा। वह औरत धीरे धीरे घूमी। उसका चेहरा नहीं था, वहां सिर्फ एक गहरा काला छेद था, जिसमें से हजारों कीड़े बाहर निकल रहे थे। वो अपनी जगह से उठी और हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। कहानी अभी जारी है। आगे क्या होगा? क्या समीर और उसका भाई इस भूल भुलैया से बाहर निकल पाएंगे? स्नेहा के कैमरे में दर्ज हुई वो आखिरी तस्वीर क्या थी? क्या उस बूढ़े आदमी की चेतावनी सच साबित? रेंगता हुआ अंधेरा। जैसे ही उस बिना चेहरे वाली औरत ने अपनी उंगलियां उठाई, कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं। समीर, राघव और स्नेहा अब उस घने काले सन्नाटे में कैद थे, जहां हवा भी भारी महसूस हो रही थी। तभी स्नेहा के कैमरे का नाइट विजन ऑन हुआ। हरी रोशनी में उसने देखा कि वो औरत अब फर्श पर किसी मकड़ी की तरह रेंगते हुए उनकी ओर आ रही थी। उसके शरीर की हड्डियां टूटने की आवाज चटाक चटाक साफ सुनाई दे रही थी। भागो, समीर ने चिल्लाकर राघव का हाथ पकड़ा। वे बिना देखे गलियारे की ओर दौड़े। पीछे से उस औरत के हंसने की आवाज आ रही थी, एक ऐसी हंसी जो इंसानी नहीं बल्कि 2 पत्थरों के आपस में रगड़ने जैसी थी। भागते भागते वे एक बड़े हॉल में पहुंचे, जहां दीवारों पर पूर्वजों की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी थीं। ताज्जुब की बात यह थी कि उन सभी तस्वीरों की आंखें कटी हुई थीं और उनमें से काला गाढ़ा तरल पदार्थ खून जैसा बह रहा था। भाग 6, राघव का गायब होना। दौड़ते दौड़ते राघव का पैर एक ढीले फर्श के बोर्ड पर फंसा और वो गिर पड़ा। समीर और स्नेहा कुछ कदम आगे निकल गए थे। जब वे पीछे मुड़े तो उन्होंने देखा कि फर्श से काले रंग के दर्जनों हाथ निकले हुए थे, जिन्होंने राघव के पैरों को जकड़ लिया था। भैया बचाओ, ये मुझे नीचे खींच रहे हैं। राघव की चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। समीर उसे बचाने के लिए झपटा, लेकिन जैसे ही उसने राघव का हाथ पकड़ा, उसे महसूस हुआ कि राघव का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। एक झटके के साथ फर्श की लकड़ी किसी जबड़े की तरह खुली और राघव को अंधेरे में निगल गई। फर्श फिर से वैसा ही हो गया जैसे वहां कुछ हुआ ही न हो।
समीर पागलों की तरह फर्श को पीटने लगा। राघव, राघव। लेकिन नीचे से सिर्फ एक धीमी सी आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। भाग 7, समय का चक्रव्यूह। स्नेहा ने समीर का कंधा झकझोरा। समीर, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वे दोनों एक सीढ़ी से नीचे तहखाने की ओर भागे। वहां का मंजर और भी भयावह था। तहखाने की दीवारों पर हजारों घड़ियां लगी थी और हर घड़ी की सुई पीछे की तरफ चल रही थी। वहां एक पुरानी मेज पर एक डायरी खुली थी। समीर ने उसे उठाया। वो उस दासी की डायरी थी जिसे दीवार में चुना गया था। आखिरी पन्ने पर लिखा था, जो इस हवेली में कदम रखेगा वो इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। यहाँ मौत अंत नहीं बल्कि एक अनंत कैद की शुरुआत है। तभी स्नेहा ने दीवार की ओर इशारा किया। दीवार की ईंटें अपने आप खिसक रही थीं। उसके पीछे एक कंकाल खड़ा था जिसके गले में वही लॉकेट था जो राघव ने पहना हुआ था। समीर समझ गया, ये हवेली समय को सोख लेती है। जो आज खोया है वो सदियों पुराना अवशेष बन चुका है। भाग 8, अंतिम संघर्ष और बलिदान। अचानक पूरी हवेली कांपने लगी। वो बिना चेहरे वाली औरत अब साक्षात उनके सामने खड़ी थी। उसकी लंबाई छत को छू रही थी। उसने स्नेहा को गर्दन से हवा में उठा लिया। समीर ने देखा कि पास ही में एक पुराना मशाल जल रहा था। उसने याद किया कि डायरी में लिखा था, आग ही वो सत्य है जो इस मायाजाल को जला सकता है। समीर ने बिना सोचे मशाल उठाई और वहां पड़े पुराने पर्दों और लकड़ियों में आग लगा दी। आग की लपटें देखते ही देखते विकराल हो गईं। वो रूहानी ताकत, औरत चीखने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि समीर के कान के पर्दे फटने लगे। स्नेहा, बाहर निकलो। समीर ने धक्का देकर स्नेहा को एक टूटती हुई खिड़की से बाहर फेंक दिया। लेकिन जब समीर खुद बाहर निकलने वाला था तो राघव की परछाई आग के बीच खड़ी नजर आई। वो मुस्कुरा रहा था लेकिन उसकी आंखों की जगह गड्ढे थे। उसने समीर का पैर पकड़ लिया। उपसंहार, क्या कोई बचा? अगली सुबह जब गांव वाले और पुलिस हवेली के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ राख का ढेर था। स्नेहा हवेली के बाहर बेहोश मिली। जब उसे होश आया तो उसने पुलिस को सब बताया, लेकिन पुलिस को हवेली के मलबे में कोई लाश नहीं मिली। सिर्फ एक चीज मिली, स्नेहा का वो कैमरा। जब पुलिस ने फुटेज चेक की तो उसमें समीर और राघव कहीं नहीं थे। पूरी रिकॉर्डिंग में स्नेहा अकेले ही हवा से बातें कर रही थी और खुद को दीवारों से टकरा रही थी। आज भी उस जगह पर जाने वाले लोग कहते हैं कि अगर आप रात को उस राख के ढेर के पास खड़े हों तो आपको 3 आवाजें सुनाई देती हैं, एक भागने की, एक रोने की और एक कैमरे के क्लिक होने की। इस कहानी को 20 मिनट तक कैसे खींचे? रिकॉर्डिंग टिप्स। 1, धीमी गति। कहानी को बहुत धीरे और सस्पेंस के साथ पढ़ें।